नमस्कार दोस्तों। मैंने देखो भाई हमने हिस्ट्री में यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखो मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, ये पूरा बेसिक है। ये और जल्दी मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता ना, इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं कर पाता। देखो अगला है, देखो ये है अब 1920 में, 1920 के दशक में नई शक्तियों का उदय। देखो अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा कि गांधी जी के एंट्री हो चुका है। गांधी जी ने क्या बोलते हो सविनय ये क्या बोलते हो असहयोग आंदोलन को स्थगित भी कर चुके हैं। खिलाफत आंदोलन भी आ चुका है। जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हो चुका है। ये सब हो चुका है। ठीक है, साइमन कमीशन भी भारत आ चुका है। लाला लाजपत राय जी को भी मौत हो चुकी है। मतलब ये सब घटनाएं नॉर्मली घट चुकी है। तो 1920 के जो दशक थे ना, ये शक्तियों का जो उदय हुआ, इसमें वो लोग आते हैं जो काफी खतरनाक लोग थे। जैसे भगत सिंह आ चुके आएंगे इसमें, चंद्रशेखर आजाद आएंगे, फिर सुखदेव जी आएंगे, बहुत से लोग आएंगे। और ये सब जो लोग आते हैं ना, ये अंग्रेज को मानो ना तो नाक में चना दबा देते हैं। मतलब यही बोला जाता है कि एकदम चैन के नींद से उड़ा देना, उस तरह से लोग करते हैं। तो ये जो दौर होता है, ये इतना दिन इतना टाइम तक, वो काफी खतरनाक होता है। तो हम लोग इसी को पढ़ते हैं। ठीक है, देखो आगे है 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में, देखो ये पहली दशक तो हो गया था जिसमें उग्रवादी चल रहा है, कि अंतिम और तीसरे दशक में, देखो अंतिम ही चल रहा है और तीसरे दशक में प्रारंभिक वर्ष आधुनिक भारत इतिहास के कई कारणों में महत्वपूर्ण रहे। जैसे 1920 के दशक में जिन शक्तियों का उदय हुआ वे इस प्रकार थे। जैसे यहाँ पे समाजवादी और मार्क्सवादी विचारों का भी प्रसार किया गया। जिस तरह से मतलब समाजवादी लोग भी यहाँ पे एंट्री लिए और मार्क्सवादी भी। ठीक है, समझ रहे हो, समाजवादी लोग भी यहाँ पे एंट्री लिए और मार्क्सवादी लोग भी यहाँ पे एंट्री ले चुके थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसकी बात पूरी चर्चा चलती थी। चारों तरफ यहाँ पे चर्चा तो हो रही थी, लेकिन इतना इसका मतलब आगे प्रमोशन नहीं मिल पाया। ठीक है, प्रमोशन को मतलब समझते हो ना, कि हम इस पे ही फॉलो करेंगे, नहीं। हर तरह का सिचुएशन समय समय पे बदलते गया, लेकिन किया। तो देखो अब आते हैं, देखो क्या हुआ ना, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में विभिन्न समाजवादी और सामवादी संगठनों के उदय से भारत में कांग्रेस के एक खेमे का अपना प्रभाव दिखा। क्योंकि जब कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी ना, तो उसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो समाजवादी विचार की धारा के भी थे, कुछ मार्क्सवादी विचारधारा के थे, तो अपना प्रभाव दिखाए। उसमें से जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मुख्य थे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र जो बोस मुख्य थे। ये युवा राष्ट्रवादी गांधीवादी विचारधारा राजनीतिक कार्यक्रमों से असंतुष्ट थे। देख रहे हो भाई, यहीं से शुरू होती है। मतलब ये लोग ऐसे थे जो राष्ट्रवादी, मतलब राष्ट्र के प्रति समर्पण दिखाना, गांधीवादी विचारधारा को फॉलो करना और राजनीतिक कार्यक्रमों से असंतुष्ट थे। इनका कहना था कि भारत की जो भी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक को दूर करने के लिए जो वकालत कर रहे हैं ना, इन युवाओं की रूस की क्रांति 1917 से व्यापक प्रभाव डाला था। पता है ना, 1917 में एक खूनी आंदोलन भी हुआ था। खूनी जो 1905 में हुआ था, 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी ना, उसकी व्यापक प्रभाव डाला था। फिर था ताशकंद में 1920 में एम एन राव और एम एन मुखर्जी, वहां रहने वाले कुछ उत्तरपादियों भारतीयों जैसे मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद शफीक जैसे कम्युनिस्ट के रूस के अंतरराष्ट्रीय संवादी संगठन के द्वितीय अधिवेशन के पश्चात भारतीय संवादी पार्टी की स्थापना की थी। देखो समझते हैं, जब 1920 के दशक आया ना, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल रूप में भी प्रसिद्ध हुआ। समझ रहे हो ना, जब 1920 के दशक आया, जब 1920 में जब असहयोग आंदोलन गांधी जी शुरू किए, तो उस समय तक देखा जाए ना, तो भारतीय स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि एक आइडियोलॉजिकल रूप में भी प्रसिद्ध हो गया था। इस समय पता है, समाजवादी, मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है ना, मार्क्सवादी विचारधाराओं का भी प्रसार भारत में हो चुका था। देखो इसकी पृष्ठभूमि इंटरनेशनली आप जाओ, जब 1917 की क्रांति हुई, रशियन रिवॉल्यूशन हुआ, तो दुनिया में एक नई ऊर्जा दी। इसे पहली बार विचार फैला
कि मजदूर और किसान भी सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि जो 1917 के जो क्रांति हुआ था ना, उसमें कौन था, जो जॉन निकोलस द्वितीय जो राजा था, उनको उखाड़ फेंकने का काम किया गया था रूसी क्रांति में। रूसी क्रांति आपने पढ़ा भी होगा। तो वहां पे समाजवादी और साम्यवादी संगठन ने अपना प्रभाव दिखाया था। ये विचार भारत में ही पहुंच गया, खास करके युवा, जो युवा थे, राष्ट्रवादी थे और गांधीवादी थे, इनकी एक नई सोच विकसित हुई कि केवल अहिंसक आंदोलन काफी नहीं है, बल्कि समाज और आर्थिक समानता को भी जरूरी करना पड़ेगा। तो ये हुई थी, ठीक है। देखो, अगर मैं बात करूं भारत में प्रसार का, तो भारतीय नेताओं का जो प्रभाव पड़ा, उसमें से सबसे ज्यादा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा। ये दोनों मानते थे कि भारत में केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्रांति भी आवश्यक है। जैसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम एन रॉ। 1920 में जब एम एन रॉ ने और अवनी मुखर्जी अन्य भारतीयों ने कम्युनिस्ट यानी अंतरराष्ट्रीय साम्यवादी संगठन में जब भाग लिया, तो द्वितीय अधिवेशन के बाद इन्होंने भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की। किसने? इन्हों लोगों ने। भारतीय साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो अभी भी आप देखते हो, इन्हीं लोग का देन था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन्हीं लोग का देन था, ठीक है। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी ना 1924 में, आगे इसको पढ़ते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिए हैं। यहाँ तक हो गया। देखो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1924 में 1924 में कम्युनिस्ट नेता सदभक्त ने उत्तर प्रदेश में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। पार्टी का निम्नलिखित उद्देश्य यही था कि पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य हो, जहां एक ऐसे समाज की स्थापना करना है जहां उत्पादन और धन के वितरण एक सामूहिक स्वामित्व के साथ हो। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1924 में किया था, ये किया था एम एन रॉय के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत हो चुकी थी। इनका एक ही उद्देश्य था कि भारतीय समाज में आर्थिक समानता लाना, पूंजीपति वर्ग और शोषित जो भी खिलाफ आवाज उठाना, और मजदूर और किसानों को संगठित करना। ये इनका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि आपको पता है ना, जो हमारा विचारधारा था, जैसे समाजवादी, तो समाजवादी में क्या होता है? समाज में आर्थिक समानता को स्थापित करना। इसमें कांग्रेस और युवा नेताओं पे ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। मार्क्सवादी जो वर्ग थे, जो रूसी क्रांति के बाद भारत में उसकी इफेक्ट पड़ा था। साम्यवादी कम्युनिस्ट जो निजी संपत्तियां, अंक और राज्य का नियंत्रण, मतलब एम एन राय द्वारा भारत में प्रचार किया गया था। तो 1920 का जो दशक हुआ, भारत में एक वैचारिक परिवर्तन का दौर आया। स्वतंत्रता आंदोलन से ब्रिटिश शासन के सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता का भी लक्ष्य रखना पड़ा। इसे ही आगे चलकर जो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण नेताओं ने समाजवाद को भारतीय राजनीति के मुख्य धारा से जोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो, आगे है बंबई में स्थापित कम्युनिस्ट पार्टी। देखो, ये तो 1924 में कहा उत्तर प्रदेश में किया गया था। दिसंबर 1925 में बंबई के सिंगारवेल चेटियार द्वारा विभिन्न कम्युनिस्ट समूहों को संगठित कर इसकी स्थापना की गई, और पार्टी का मुख्यालय कानपुर से बंबई स्थापित किया गया। इनकी भी तीन मुख्य उद्देश्य थे कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना, ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, और भारत में जो भी सोवियत रूस जैसे सरकार को स्थापित करना, क्योंकि रूसी क्रांति उस समय ऑलरेडी हो चुका था उस समय। और भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग सबसे पहले भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों ने की थी। देखो, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि भारत में पूर्ण स्वाधीनता की जो मांग थी, सबसे पहले भारत की कम्युनिस्ट पार्टियों ने की थी। और भारत में साम्यवादी आंदोलन का इतिहास लिखित में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखो आगे क्या क्या होती है। देखो, भारत जो प्रथम चरण था ना, उनमें 3 षड्यंत्र देखा गया। पूछ देता है कभी कभी तीनों षड्यंत्र के बारे में। ठीक है, ठीक है, यहाँ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जब हम लोग को देखो, अभी तक हम लोगों ने जो भी दौर देख रहे हैं ना, इसमें भगत सिंह ये सब का एंट्री नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे मूव करेगा। ठीक है,
देखो सबसे पहले है पेशावर षड्यंत्र केस, ये हुआ था 1922 से 23 में, 1922 से 23 में ये हुआ था, 1922 से 23 में। यह केस मॉस्को से कम्युनिस्ट के भारत आने के पृष्ठभूमि पर ब्रिटिश द्वारा चलाया गया। इसके द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाने हेतु पेशावर लाया गया था। यह मुकदमा 2022-23 में पेशावर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। ठीक है, देखो क्या हुआ, पृष्ठभूमि क्या तैयार हुई। जब 1920 के दशक में भारत में कम्युनिस्ट विचारधारा का जब प्रभाव पड़ा, तो भारत में जो मजदूर थे, किसान थे, युवा थे, उनमें जो असमानता था ना, मतलब अमीरी गरीबी बहुत से चीज थे, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा चेतना फैल चुकी थी। इससे ब्रिटिश सरकार को डर हो गया कहीं भारत में रूसी क्रांति जैसा तो स्थिति ना बन जाए, क्योंकि रूसी क्रांति ऑलरेडी 1917 में हो चुका था। ठीक है, बन जाए तो इसी के कारण जानते हो ना, जो सरकार थे कम्युनिस्ट नेताओं पर मुकदमा चलाने शुरू कर दिए, इसीलिए इन्हें षड्यंत्र केस कहा गया। तो पहला षड्यंत्र केस जो चला था वो 1922 से 23 में चला था। ठीक है, दूसरा षड्यंत्र केस चला 1924 में। कम्युनिस्ट को बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र के आधार पर बनाकर कुछ कम्युनिस्ट पर मुकदमा चलाया गया। इन पर भारत में क्रांतिकारी संगठन की स्थापना करने का आरोप था। इंस्टे डोंगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत अली, नैला गुप्ता, अनसैप समाधि कानपुर में ये कौशिक षड्यंत्र के केस में कारावास की सजा सुनाई गई। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए ना, तो 1924 में कानपुर षड्यंत्र हुआ। ठीक है, कानपुर षड्यंत्र 1924 में चलाया गया था। ये इनका उद्देश्य था कि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी संगठन बना ना, उसको खत्म करना, और इस पे मुकदमा चलाया गया। खास करके जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं थे उन पे, इनमें बहुत सारे लोग थे, जैसे एम.एन. रॉय थे, शौकत उस्मानी थे, मुजफ्फर अहमद थे, अहमद, ये सब लोग थे। और ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की साजिश इन लोग कर रहे थे, और मजदूरों को भड़काकर विद्रोह की योजना बनाना था इनका। लेकिन क्या हुआ कि इन नेताओं को सजा दे दी गई और कम्युनिस्ट पार्टी को एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। फिर क्या था, ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य यही था कि भारतीय समाज में समाजवाद और मार्क्सवाद को प्रसार को पूरी तरीके से दबाना, ताकि मजदूर और किसान एकजुट होकर शासन की चुनौती न दे सके, खास करके अंग्रेज के खिलाफ। ठीक है, अब अगला षड्यंत्र केस था मेरठ षड्यंत्र केस। देखो मेरठ षड्यंत्र केस जो लगा, ये 20 मार्च 1929 को 20 मार्च 1929 को सरकार ने देश भर में 32 कम्युनिस्ट को गिरफ्तार किया। आधे से राष्ट्रवादी और व्यापार के संघ के लोग थे। इन कम्युनिस्ट को इस बात पे घोषणा की थी कि क्रांतिकारियों और ब्रिटिश साम्राज्यवाद को समाप्त करना चाहते थे। कांग्रेसी कार्यकारी को मुकदमे किए और एक केंद्रीय सुरक्षा समिति का गठन किया गया और जेल में इन्हें मिलने दिया गया। कांग्रेसियों ने संवादी विरोध सरकार द्वारा लाए गए सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल को केंद्रीय विधानसभा में पारित नहीं होने दिया गया। उल्लेखनीय है कि मेरठ षड्यंत्र केस की जो संसार में चर्चा हुई, और अभियुक्त को समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणी दी थी। सुनो, उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन का भी योगदान था। ठीक है, तो मेरठ षड्यंत्र केस हुआ 1929 में हुआ और 1933 तक चला। इसमें 32 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थे, इनको गिरफ्तार किया गया और ब्रिटिश सरकार का आरोप लगा कि वे भारत में कम्युनिस्ट क्रांति लाना चाहते हैं। मुख्य आरोपी बने फिलिप स्ट्रेक, बनवारी एस डोंगे, शौकत उस्मानी, एम.एन. रॉय आदि। इसके में देखा जाए ना, तो भारत में जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह फैलाने की साजिश था, जैसे ट्रेड यूनियन के माध्यम से मजदूरों को संगठित कर सरकार गिराने की योजना, ये सब थे। तो कई लोगों को कठोर सजावाज दी गई। इस मुकदमे से जो भारत में समाजवादी आंदोलन की ओर मजबूत किया, क्योंकि जनता को समझ में आया गया कि मजदूर अधिक समानवादी को संघर्ष जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से 3 षड्यंत्र केस आप देखोगे ना, तो खत्म हो गया। पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23, कानपुर षड्यंत्र केस 1924 और मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33 ये चला। तो इस तरह से देखा जाए ना, तो प्रथम चरण खत्म हो गया। ठीक है,
अगला चरण पढ़ते हैं जिसमें द्वितीय चरण देखो शुरू होती है। द्वितीय चरण में क्या होती है कि इस समय संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व जो थे वो गांधी जी कर रहे थे। बिल्कुल देखो ये इसमें गांधी जी नहीं थे, गांधी जी इसमें नहीं थे, क्योंकि गांधी जी का विचारधारा इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे ना, उन लोगों को ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी गांधीवादी वाला। फिर था विभिन्न आंदोलन के संचालन, हिंसा, सत्याग्रह जैसी जो भी नीतियों के माध्यम से हो रही थी। व्यवहार के आक्रमण होने के कारण संवादी ने गांधी जी को बुजुर्गा वर्ग का नेता घोषित किया कर दिया। इससे साम्यवादी का राष्ट्रीय महत्व कम हो गया। अंग्रेज सरकार ने 1934 में जो भारतीय समाजवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया, और 1935 में पीसी जोशी ने पार्टी को पुनः संगठित किया और पार्टी के महासचिव बने। सोमेंद्र नाथ टैगोर ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से अलग होकर 1934 में एक क्रांतिकारी समाजवादी आंदोलन का गठन किया। फिर जब कांग्रेस की स्थापना के साथ ही प्रथम उग्र जो वादी विचारधारा का पहला चरण 1916 में हुई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता के बाद शांत हो गया। यहाँ तक क्लियर। द्वितीय चरण देखो, प्रथम चरण जो हुआ इसका, उसमें क्या हुआ, बहुत सारे षड्यंत्र हुए, उस षड्यंत्र को खत्म किया गया। मतलब उससे कुछ फायदा नहीं मिला अंग्रेज को, उन लोग कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन लेकिन ये जब तृतीय चरण हुआ तो उसमें गांधी जी तो एक्टिव थे, गांधी जी ही एक्टिव हो चुके थे भारतीय राजनीति में बोलो या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बोलो, वो पूरी तरीका से एक्टिव थे गांधी जी, ठीक है। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हो गया द्वितीय चरण में, समझ रहे हो ना? देखो ये द्वितीय चरण 1934, देखो ये द्वितीय चरण जो है ना 1934 से 1944 तक चला है, 1944 तक चला है, ठीक है। पहले चरण में तो आपको पता है ना 1920 से 33 तक भारत में समवाद कम्युनिस्ट के विचारधारा है, जिसमें बहुत सारे ब्रिटिश सरकार ने इनके षड्यंत्र केस के तहत पूरी तरीका से उन्हें दबा दिया, जैसे कानपुर षड्यंत्र, मेरठ षड्यंत्र, पेशेवर षड्यंत्र। 1934 के बाद संवादी आंदोलन के एक नए रूप सामने आया। ऐसा नहीं कि उन लोग शांत हो गए थे, अब आप वो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने लगे। उन लोगों को देखो, उन लोगों को सोच था कि मैं अपने तरीका से अंग्रेज को हटाऊंगा, भगाऊंगा, लेकिन उन लोग उतना सफल नहीं हो पाए। उन लोग का जो टारगेट था ना कि अंग्रेज से हम लोग भगा देंगे, लेकिन अंग्रेज लोग ने बहुत तेजी से उन लोगों पे षड्यंत्र चलाया, पेशावर षड्यंत्र, क्या क्या षड्यंत्र चलाया, पेशावर हो गया, कानपुर हो गया और मेरठ षड्यंत्र, उससे उन लोग का जो योग्यता था ना, मतलब आंदोलन को दब गया। फिर जब द्वितीय चरण आया ना तो राष्ट्रीय आंदोलन से उन लोग जुड़ गए। अब कम्युनिस्ट ने यह समझ आ गया कि भारत की आजादी का संघर्ष जो है वो क्लास स्ट्रगल एक दूसरे से अलग है, मतलब इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करना बहुत जरूरी है। और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन में थे ना साम्यवादी, इनकी बहुत भूमिका आगे आया। तो पहले जो कम्युनिस्ट आंदोलन ब्रिटिश विरोध पे केंद्रित था, अब आजादी प्लस सामाजिक समानता दोनों पर केंद्रित हो गया। गांधी जी के सत्य, हिंसा, स्वदेशी जैसे सिद्धांतों समाज में गहरी पैठ बना डाली, उन लोग को अच्छी बात लगती थी। जो संवादी नेता के विचारधारों को जो अस्वीकार किया, बल्कि आंदोलन को उन सिद्धांतों तक जोड़ने की कोशिश की। समझ गए कि भारत की जनता को संगठित करने के लिए गांधी का मार्ग ही सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जो मार्क्सवादी विचारधारा था ना, अब भारत में भारतीय संदर्भ में देखा जाने लगा, मतलब यानी विदेशी रूप से हटकर भारतीय संवाद की दिशा बनी, ठीक है। तो जो 1934 में कम्युनिस्ट पार्टी का पूर्व से रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब जो सीपीआई बना ना, अभी भी देखते हो सीपीआई है, 1934 में जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को फिर से संगठित किया गया। और इस पार्टी का जो उद्देश्य था ना, वो केवल संघर्ष नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भी पार्टिसिपेट करना था। और ब्रिटिश सरकार ने फिर से इसे गैर कानूनी घोषित किया, लेकिन पता है ये पार्टी भूमिगत रूप से काम करती रही, हार नहीं मानी। फिर इस दौर में जब कम्युनिस्ट आई तो द्वितीय चरण हो गया था, परंतु इसका जो विचार थे ना वो जनता के साथ पूरा घुल मिल रहे थे। फिर 1935 के जब समय आया तो उसमें चुनावी घोषणा पत्र आया, क्योंकि उसमें जो थे ना कांग्रेस 1935 के घोषणा पत्र में देखोगे ना तो सामाजिक झुकाव ज्यादा थे।
कांग्रेस के कई अंदर नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस, नेहरू अब समाजवादी विचारधारा का भी समर्थन हो चुके थे। समाजवादी विचारधारा में कांग्रेस को गरीब वर्ग के पक्ष में भी अपनाने का बात दिया था। ठीक है, ये था। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा जाए तो इस एरिया में जो 1917 का जो रूसी क्रांति हुआ था ना, उससे ज्यादा हुआ। और दूसरी बात कि जो कांग्रेस का स्थापना के समय जो प्रथम उग्रवादी विचारधारा था ना, वो पहले चरण 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच स्थापना हुआ था, वो लखनऊ के बाद ही शांत हो गया था। ठीक है, तो ये था, समझ रहे हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट घटना हो गया था। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब देखो गांधी जी की पूरी कहानी शुरू होती है। वहां तक तो आपने पढ़ लिया षड्यंत्र, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब देखो 1922 के असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद 1922 में कब स्थगित किया गया था? 5 फरवरी 1922 को ये चौरा चौरी कांड हुआ। और उसके 7 दिन बाद, मतलब 7 दिन मतलब 12 फरवरी 1922 को क्या किया गया? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो 1922 में असहयोग आंदोलन के स्थगन के बाद राजनीतिक शून्यता के माहौल में उग्रवादी विचारधारा फिर से पनपी। वैश्विक राजनीति से पनपी, जैसे रूस में क्रांति चली रहा था, मिस्र में चल रहा था, आयरलैंड में चल रहा था, चीन में चल रहा था, तुर्की चल रहा था। ये सब क्रांतिकारी विचारधाराओं ने युवाओं को ज्यादा प्रेरित किया। इन युवाओं ने हिंसा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की फिर से नीति अपनाई। और इस गतिविधियों के गढ़ जो ज्यादा पंजाब थे, बिहार थे, उत्तर प्रदेश था और बंगाल था, समझो। जैसे गांधी जी ने तो देखो उस समय क्या हुआ, उस समय जब गांधी जी यहाँ आ चुके थे, तो गांधी जी ने सारा काम क्रिया कर ही रहे थे। तो उस समय असहयोग आंदोलन भी किया। असहयोग आंदोलन किस लिए किए थे? 1 अगस्त कब शुरू हुआ था गांधी जी का असहयोग आंदोलन? 1 अगस्त 1920 को शुरू हो गया था। 1920 को शुरू हुआ था, किस लिए? खिलाफत आंदोलन चल ही रहा था। फिर रॉलेट एक्ट भी आ गया था उस समय। रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन, फिर हो गया जालियांवाला बाग, फिर हो गया, ये सब बहुत सारे घटनाएं छोटे मोटे घट चुकी थी। लेकिन मेन गांधी जी असहयोग आंदोलन भी कर चुके थे। लेकिन फिर से उस समय चौरा चौरी कांड हो गया 5 फरवरी 1922 को। गांधी जी अहिंसा के खिलाफ थे। फिर 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया। आलोचना भी सहने को मिला, बहुत से लोगों ने गलत इनको बोला कि क्यों बंद किए। ठीक है, यहाँ तक आपको देखो समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से क्या होती है, अब यहाँ से कुछ और एक्शन शुरू होता है। जैसे देखो एक संगठन का निर्माण होता है जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये किसने शुरू किया था? देखो ये अब जो शुरू होगा ना, ये गांधी जी इनका खिलाफ थे। गांधी जी ये सबसे उतना मतलब क्या बोलते हो, खुश नहीं थे, क्योंकि इन लोग का काम ही अलग तरीका से था। तो देखो अक्टूबर 1924 को, देखो अक्टूबर 1924 को समस्त क्रांतिकारियों दलों कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, जिसमें थे सचिंद्र नाथ सयाल थे, योगेश चटर्जी था, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारी नेताओं तथा भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, भगवती चरण बोहरा, चंद्रशेखर आजाद जैसे युवाओं क्रांतिकारियों में भाग लिया। देखो यहाँ सब खतरनाक खतरनाक लोग था और खतरनाक ही काम करेगा। देखो अक्टूबर 1924 में समस्त क्रांतिकारी दलों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन का, जिसमें बहुत से लोग थे, जैसे सचिदानंद सयाल थे, फिर योगेश चटर्जी था, राम प्रसाद बिस्मिल था, पुरानी क्रांतिकारी नेता जैसे भगत सिंह थे, शिव वर्मा था, सुखदेव थे, भागवती चरण थे, बोहरा थे, चंद्रशेखर आजाद थे जैसे युवा क्रांतिकारी ने भाग लिया। ठीक है, भाग तो ले लिया। फिर है 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर में गठन हुआ। इसका नाम ही था 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, कानपुर में गठन हुआ। और तथा बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास आदि प्रांतों में इनकी शाखाएं स्थापित की गई। मतलब जो मेन तो कानपुर में शुरू हुआ और इनके छोटे मोटे जो भी शाखाएं थे सब जगह शुरू हुआ। इनका 3 मुख्य मांग था। पहला था कि
पहला था कि भारतीय जनता में गांधी जी के जो हिंसावादी नीतियों के प्रति निरर्थक भावना को उत्पन्न करना और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को गाड़ फेंकना, ये पहला इन लोग का टारगेट था। दूसरा था पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष कार्यवाही और क्रांतिकारी की आवश्यकता का प्रदर्शन करना। और ये था, देखो यहाँ पे बोला गया ना कि पूर्ण स्वतंत्रता हमें प्राप्त करना, आधा अधूरा नहीं, और जो भी हमें इसके लिए क्या होगा, जो भी क्रांतिकारी की आवश्यकता पड़ेगी उसको हम प्रदर्शन करके दिखाएंगे। फिर था अंग्रेज साम्राज्यवाद के स्थान पे जो समाजवादी विचारधाराओं से जो प्रेरित हुए थे ना, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी आ चुका था, तो भारत में संघीय गठन और संयुक्त भारत का स्थापना करना, ये इन लोग का टारगेट था। किसका? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का। कब गठित हुआ था? 1924 में। कहाँ? कानपुर में। कौन लोग किए थे? जितने हमारे देश के क्रांतिकारी नेता थे जिनके अंदर खून के उबाल था, वो लोग किए थे। ठीक है, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका शॉर्ट में आप बोल सकते हो HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। कब हुआ था? 1924 में। 1924 में। देखो आपको पता होगा कि 1919 के बाद, जब 1919 के बाद जो गांधी जी असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 तक जनता में आजादी की भावना को उन्होंने मजबूत किया था, लेकिन जब गांधी जी ने चौरा चौरी कांड 1922 के बाद और जब आंदोलन वापस ले लिया, तो बहुत से जो युवा थे ना वो निराश हो गए, क्योंकि शुरुआत तो हो ही चुका था, लेकिन गांधी जी ने थोड़ा सा स्थिर कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, बहुत से युवा क्रांतिकारी निराश हो गए। उन्हें लगा कि केवल अहिंसा से आजादी नहीं मिलेगी, इन्हें सशस्त्र आर्म रिवॉल्यूशन बहुत जरूरी है। इन्हें युवाओं ने मिलकर ही एक संगठन तैयार किया जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। गांधी जी के जो अहिंसावादी थे ना, जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए थे 1 अगस्त 1920 को, फिर उन्होंने चौरा चौरी कांड हुआ तो बंद कर दिए। तो जितने भी हमारे देश के क्रांतिकारी युवा थे उनको थोड़ा सा खून में उबाल था, जुनून था, जोश था, थोड़ा सा नॉर्मल हो गए। बोला गांधी जी लगता है कुछ नहीं कर पाएगा, हम ही लोग के कुछ करना पड़ेगा। तो इन्होंने एक संगठन बनाया जिस संगठन का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA। अब बोलेगा कि इसका गठन किसने किया, तो गठन सब मिलके किए थे, लेकिन कब किए थे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1924 में कानपुर में बैठक में हुआ था। इसकी स्थापना 1924 में कानपुर के सभी जितने भी क्रांतिकारी दल के नेता थे ना, सब किए थे। जो भी क्रांतिकारी नेता थे सब किए थे। इसमें देश के सब अलग अलग देश के क्रांतिकारी नेता आए थे, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चट्टोपाध्याय, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, सचित्रनाथ सयाल, शिव वर्मा और भागवती बोहरा, ये थे। इन्हें सब मिलकर क्या किए थे? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। देखो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, समझ, इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो ब्रिटिश शासक को बलपूर्वक हटाना, मतलब जो इससे हमको हटाना पड़े हम हटा देंगे, हिंसा नहीं बल्कि सशस्त्र क्रांति से, आर्म रिवॉल्यूशन के माध्यम से भारत को आजादी कराना इनका मुख्य लक्ष्य था। अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाकर स्वतंत्र भारत का निर्माण करना था, हथियार भी इन लोगों को उठाना था। गांधी जी के जो हिंसा से असंतोष थे, गांधी जी तो हिंसा पे राजपाट चले थे, तो क्रांतिकारियों को मानना था ना कि गांधी जी की जो नीतियां हैं वो अंग्रेज को डराने में कुछ नहीं हो पाएगा, वो असमर्थ है, इसलिए सीधा एक्शन जरूरी है। फिर इन्होंने क्या किया, संवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा लाया। जो संवादी कम्युनिस्ट के जो विचारधारा था ना, उनको चेंज करके सोशलिज्म की तरफ इन लोग बढ़ चुके थे। और HRA का मुख्य उद्देश्य था राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि समानता के आधार पर संवादी राज बनाना, ये था। मतलब इनका राज था कि संपूर्ण भारत में एक समान न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना इनका लक्ष्य था। और फिर था संयुक्त गणराज्य भारत की स्थापना करना, एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा सपना था कि भारत में समानता आधारित गणराज्य बने, न जहां न राजा हो न अंग्रेज का शासन हो, पब्लिक का शासन हो। HRA का घोषणा पत्र हो भी गया था। ठीक है, 1925 में इन्होंने एक संगठन में इन्होंने एक घोषणा पत्र भी जारी कर दिया था जिसका शीर्षक भी था द रिवोल्यूशन, क्या था, रिवोल्यूशनरी
मतलब इसमें ये कहा गया था कि हमारा लक्ष्य होगा सशस्त्र संघर्ष द्वारा ब्रिटिश शासन का अंत करना और एक संयुक्त समाजवादी गणराज्य की स्थापना करना। ठीक हो, यहाँ तक हो गया। आप देखो इन लोग कांड देखो शुरू कर देता है, देखो कांड अब इन लोग शुरू करना शुरू करेगा, इन लोग इतना कांड करेगा कि तुम सोचो मत। गांधी जी भी बोलते हैं अरे मत कर भैया कुछ ना मिलने वाला, लेकिन गांधी जी की बात सुनता कौन था इस समय। देखो इन्होंने क्या किया, एक ककोरी कांड किया। ककोरी कांड ये कब हुआ था? ककोरी कांड 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को। कौन किए थे? जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो क्रांतिकारियों थे ना, वो 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ से लाइन से आ रही ककोरी ककोरी लाइन एक डाउन ट्रेन मालगाड़ी को सफलतापूर्वक इन्होंने लूट लिया। इस संबंध में क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर ककोरी षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इनमें से 17 लोगों की लंबी सजा हुई, 4 को आजीवन कारावास हुआ। इसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खां और रोशन सिंह और राजेंद्र लोहड़ी को क्रमशः गोरखपुर, फैजाबाद, नईनीत, गोंडा में फांसी दे दी गई और चंद्रशेखर आजाद जो थे वो भाग गए। समझा? समझ में आया? क्या हुआ कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो मेंबर थे ना, उन्होंने अपना गतिविधियां स्टार्ट कर दिया धन जुटाने के लिए। धन जुटाने इन लोगों का पैसा रहेगा तो ना लड़ाई झगड़ा करेंगे। इन्होंने एक ट्रेन लूट लिया ककोरी, कहाँ पे? लखनऊ के पास। इनमें से मुख्य नेता थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, असफुल्ला खां थे, राजेंद्र लोहड़ी थे और रोशन सिंह थे। ये घटना एचआर के साहस और संगठन का प्रतीक माना जाता है। परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज ने सैकड़ों क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खां, राजेंद्र लोहड़ी, रोशन सिंह को फांसी दे दी गई और जो ब्रिटिश शासन हिल गया और पूरे देश में क्रांतिकारी भावना फैल गई। देखो इसमें क्या हुआ, ककोरी केस के जो अभियुक्त को बचाने होते, देखो इसमें से जो चंद्रशेखर है ना वो भाग चुके हैं, ध्यान रखना। गोविंद प्रसाद बल्लभ की अध्यक्षता में बचाव में समिति का गठन किया गया और मोहन लाल सक्सेना, चंद्र भानु गुप्ता, गोपीनाथ श्रीवास्तव, अजीत प्रसाद जैन, कृपा शंकर, हेजला बीके चौधरी और बापी समिति ने सदस्य ने गौरतलब है कि इस केस में पंडित जगत नारायण मुल्ला ब्रिटिश सरकार की तरफ से लोक आयोजक के रूप में थे। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ककोरी केस में जो भी अभियुक्त थे उनमें से राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी फांसी से पूर्व दिए गए दूध को पीने से मना कर दिया और बोला, कहा कि मैं अब केवल अपनी माँ का दूध पीऊंगा, तो फांसी पे लगा दिया। समझा कितना जुनून था, सोच लो। तो ककोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ सहारनपुर का एक ट्रेन था, उनको लूट लिए थे। ठीक है, आप चलते हैं आगे। देखो अब क्या हुआ ना कि जब उन लोग को फांसी पड़ गया भाई, उन लोग को जब फांसी पड़ चुका है तो बहुत से लोग के बाद ठंडा तो गए नहीं, ठंडाए नहीं है। देखो क्या हुआ आगे। ककोरी कांड, जो ककोरी कांड के बाद 9 कब हुआ था? 9 अप्रैल 1925 को, 9 अप्रैल 1925 डेट याद रखना, पूछेगा। सॉरी 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को ककोरी कांड हुआ था। 9 अगस्त 1925 को जो ककोरी कांड हुआ, 9 अगस्त 1925 को ककोरी कांड हुआ। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को जब ककोरी कांड हुआ, तो ककोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो अधिकांश नेता तो गिरफ्तार हो चुके थे। उनमें से कुछ नेता को तो फांसी पड़ चुकी थी, कुछ को आजीवन कारावास भी हो चुका था, कुछ लोग फंस भी चुके थे। लेकिन जो कुछ लोग थे ना जो बच गए थे, जैसे में चंद्रशेखर आजाद भाग चुके थे, उनके नेतृत्व में एक नए दल का गठन किया गया। चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, अभी भी आप जानते सुनते ही हो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया। देखो पहले क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, वहां पे इन्होंने नाम जोड़ दिया सोशलिस्ट कर दिया। इसका उद्देश्य था कि भारत में समाजवादी जो गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। उनका भी वही उद्देश्य था, इनका भी वही उद्देश्य था। इस नेता के जो मुख्य नेता थे जैसे विजय कुमार सिन्हा थे, सी वर्मा थे, जयदेव कपूर थे, भगत सिंह थे। भगत सिंह देखो इसमें थे भगत सिंह, और भगवती चरण बोहरा थे और सुखदेव जी भी थे। ठीक है, समझ में आ गया?
तो आपसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? 1924 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ? तो कब हुआ? तो 1928 में। किसने किया? चंद्र जो HRA का जो बहुत सारे लोग थे ना, उनको भाग जाने के बाद बचे हुए। और ककोरी कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में, आप देखो इन लोग क्या किए, सांडर्स की हत्या कर दी। देखो सांडर्स की हत्या इसलिए हुआ था, ऐसा नहीं कि सांडर्स की हत्या का कोई पहले से प्लान था, नहीं। देखो क्या हुआ ना, आपको पता होगा कि HRA द्वारा, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सोशलिस्ट एसोसिएशन द्वारा पहला कर लाला लाजपत राय की हत्या का आरोपी लाहौर के एक सहायक पुलिस अधीक्षक था, जिसका नाम था सांडर्स की हत्या करना था। सांडर्स ने पता है 30 अक्टूबर 1928 को जो लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के अभियुक्त जो थे लाठीचार्ज करवाया था। यहीं पे लाला लाजपत राय जो थे, जिनको पंजाब केसरी बोलते हैं, साइमन आयोग के विरोध कर रही एक भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। इसी में एक बर्बर तरीके से पीटा हुआ कुछ दिनों बाद 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। और 17 दिसंबर 1928 को लाहौर पुलिस स्टेशन में भगत सिंह, देखो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु को सांडर्स की हत्या कर, ठीक है। तो देख रहे हो ना, इन लोग का काम मार धार वाला शुरू हो चुका है। मतलब ना सांडर्स की हत्या इसलिए किया गया कि जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसमें कोई अंग्रेज, सारे अंग्रेज थे, कोई इंडियन नहीं थे। तो जब विरोध कर रहा था कौन? लाला लाजपत राय जी। तो उसमें से एक सांडर्स पुलिस कर्मी था जो उन पे लाठीचार्ज कर दिए और वो मर गए। कब मरे थे? 17 नवंबर को उनकी मृत्यु हो गई, 17 नवंबर 1928 को। उन्हीं की बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को क्या किए, पुलिस स्टेशन में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने सांडर्स की हत्या कर दी। इसी के समय में देखा जाए तो लाला लाजपत राय ने प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका की यात्रा की थी। इन्होंने ही मैरीजी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण जी के जीवनी लिखी थी। लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी रहे थे और केंद्रीय सभा के भी निर्वाचित सदस्य भी हुए थे। तो लाला लाजपत एक अच्छा लीडर थे, ठीक है। फिर देखो इन लोगों ने ये किया। दूसरा बात है कि सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। इन्होंने क्या किया कि 8 अप्रैल 1929 को HRA के 2 सदस्य, इनमें से कौन थे? एक थे बटुकेश्वर दत्त और एक थे भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को, जिस समय ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन बिल और सेफ्टी बिल, जिसका उद्देश्य था जनता विशेषकर मजदूरों को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाना था। तो क्या हुआ ना, बहस चल रही थी, तो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, जो दिल्ली में है अभी सेंट्रल असेंबली। उनका उद्देश्य था सरकारों को डराना मात्र था। बम के साथ फेंके गए पर्चों में HSR का संदेश इन प्रकार था कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया जाए। तो इस तरह से देखा जाए ना, तो जो सेंट्रल असेंबली है वहां पे भी इन्होंने बम फेंके थे। कौन फेंका था? ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंके थे। तो क्या हुआ बाद में इन लोग के साथ? देखो फिर क्या हुआ ना, लाहौर षड्यंत्र केस चला। इन लोग के बहुत दिन के बाद तक केस चला। जैसे लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह को, बटुकेश्वर दत्त को और HSR के एक सदस्य भी मुकदमा चलाया गया और जेल में बंद क्रांतिकारियों को राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल किया इन लोग। लेकिन भूख हड़ताल पे जो जतिन दास 64 दिन, NCERT में 63 दिन लिखा हुआ, के बाद मृत्यु हो गई। उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। किसके तहत? लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। तो सब घटना देख रहे हो ना। देखो घटना क्या क्या हुआ, तो सब घटना हमें याद रखना है लिंक करने के लिए। सबसे पहले क्या हुआ? HRA का स्थापना हुआ। HRA का, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का कब? 1924 में, ठीक है। फिर ककोरी कांड हुआ 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, 1925 को ककोरी कांड हुआ। फिर क्या हुआ 1928 में क्या हुआ? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ। फिर 1929 में बम फेंका गया असेंबली पे,
असेंबली पे, देख रहे हो ना, असेंबली पे। और इसी समय एक और कांड हुआ था, ये क्या बोलते हैं, सेंट्रल असेंबली बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 को। और इससे पहले सांडर्स की हत्या किया गया था 17 दिसंबर 1928 को। ये सब घटनाएं एक साथ घट रही थी। फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम भी फेंक दिया गया 8 अप्रैल 1929। ठीक है, आप समझ में आ रहा होगा ना कि फांसी पड़ गया। तो क्या फांसी अभी पड़ा था? नहीं, फांसी अभी नहीं पड़ा था। फांसी पड़ा था गांधी, ये भगत सिंह को पता है कब पड़ा था? 23 मार्च 1931 को पड़ा था भगत सिंह को, राजगुरी को और सुखदेव को। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ, ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। फिर हम लोग एमसीक्यू करेंगे ना, तो मजा आएगा। देखो एमसीक्यू करने में जो मजा आएगा ना पढ़ने के बाद, उसकी एक अलग ही बात होगा। पूरा एमसीक्यू खत्म कर देंगे ज्ञान बिंदु वाला। देखो फिर क्या होगा ना, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को फांसी दे दी गई लाहौर षड्यंत्र के द्वारा। इसमें से जो A4 से एक सदस्य थे ना, ये चंद्रशेखर आजाद, जो ककोरी कांड में केस से पुलिस की चकमा देकर भागे थे, और लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच गए। देखो ये दोनों में बच चुके थे। लाहौर षड्यंत्र केस में भी इनको कुछ नहीं हुआ, साथ ही साथ ककोरी जो षड्यंत्र हुआ था उनमें भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन पता है 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क, आप गए होंगे इलाहाबाद तो देखा होगा, पुलिस के साथ एक मुठभेड़ में मारे गए। और इनमें भारत में A4 के गतिविधियां सारा समाप्त हो गई। ठीक है, मैंजली यंग इंडली आंदोलन के प्रेरित होकर 1926 में भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत का गठन किया था। भगत सिंह के अलावा यशपाल और 26 ने उनके संस्थापक थे। ठीक है, ये सब घटना जानते हो। देखो ये सब जो घटना घटी है ना, इसमें गांधी जी का कोई रोल नहीं है। देख रहे हो, गांधी जी कुछ कर रहे हैं? गांधी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। ये इन लोग अपना अपना सब काम कर रहे हैं। जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना, फिर ककोरी कांड किया गया, फिर फिर क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बना, फिर सांडर्स की हत्या किया गया, फिर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया, फिर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत इन लोगों को फांसी पड़ी। गांधी जी इसमें कुछ बोल रहे हैं? नहीं। गांधी जी क्यों बोलेंगे? क्योंकि गांधी जी को ये सब पसंद नहीं था। गांधी बोलते थे, इन लोगों को समझा रहे थे, नहीं समझा नहीं रहे थे, ये सब बात मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन इतना जान लो कि गांधी जी इससे नाखुश होंगे, क्योंकि ये जो ऐसा किया जा रहा था ना, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं था। देखो मिलने वाला नहीं था, लेकिन एक अलग जुनून तो युवाओं में जग रहा था ना। देखो ये मत सोचना कि गांधी जी के अलावे हमारे देश में भगत सिंह का कोई योगदान नहीं है, बहुत योगदान है। आज भी भगत सिंह को चाहने वाले बहुत हैं, अरबों खरबों। मैं भी चाहता हूँ। तो देखो एक और हुआ चट्टगांव षड्यंत्र कांड। देखो बंगाल में सूरसेन जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय नेता थे, जो इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किया था। कौन? बंगाल में सूरसेन, जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के सक्रिय नेता थे, उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना किया। चट्टगांव जो अभी बांग्लादेश में है, चट्टगांव जो बंगाल का एक बंदरगाह क्षेत्र था। सूरसेन वहां राष्ट्रीय विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। लोग उन्हें प्यार से मास्टर दा कहते थे। रिपब्लिक आर्मी के जो सदस्यों ने अनंत सिंह, अमेरिका चक्रवर्ती, गोरखनाथ प्रीति और क्या बोलते गानेश घोष की कल्पना दंत शामिल थे। फिर सूरसेन ने रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों के साथ मिलकर चट्टगांव शस्त्र पर हमला कर दिया। और इस समय क्रांतिकारी सदस्यों ने इंकलाब जिंदाबाद और वंदे भारत के नारों के बीच सूरसेन ने तिरंगा फहराया और काम चलाऊ क्रांतिकारी संगठन का गठन किया। ठीक है, फिर 16 फरवरी देखो 16 फरवरी 1923 को सूरसेन गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर मुकदमा चला। अतः 12 फरवरी 1934 को फांसी दे दी गई, लटका दिया गया। क्रांतिकारी आंदोलन के जो तृतीय चरण में बंगाल की महिलाओं ने भी भागीदारी ली। प्रति लीडर वाडेकर चटगांव के रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते हुए उसमें मृत्यु हो गई। कल्पना दत्त और सूरसेन के साथ गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। फिर दिसंबर 1931 में सुमति चौधरी शांति दे घोष ने गोली मारकर एक जिला अधिकारी को हत्या कर दी।
फिर फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर की गोली मार दी। इस तरह क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं ने भी भूमिका बदलने लगी थी। जिस तरह से महिलाओं ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। फिर देखो यहाँ पे देखो सबसे अच्छी बात है, देखो इस तरह क्रांतिकारियों ने भूमिका बढ़ने लगी। तथ्य है कि जो भीमा काजी रुस्तम को भारतीय क्रांति का माँ कहा जाता है। ये देखो हर बार पूछता है एग्जाम में कि भारतीय क्रांतिकारियों को माँ किसे कहा जाता है, तो ये भीमा काजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, जिन्होंने 1960 में स्टुटगार्ट जर्मनी में समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में भारतीय झंडा को फहराया था विदेश में, तो ये ध्यान रखना। फिर है हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र केस 1910 के तहत इंस्पेक्टर शंभुल आलम की हत्या के आरोप में अनुशीलन समिति के जो 27 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बंगाल भी एक ऐसा क्षेत्र था ना जहाँ पे बहुत सारे क्रांतिकारी हर समय जन्म लेते थे, समझ रहे हो ना। बंगाल कोई छोटा मोटा नहीं था। बंगाल शुरू से ही अंग्रेजों के नाक में दम करके रख दिया था शुरू से ही, लेकिन और केंद्रीय बिंदु भी उन लोगों का वही था। ठीक है, तो इस तरह से देखोगे ना, तो जो भी हमारे मेन उग्रवादी लोग थे वो चले गए अपना काम करके। आप देखो क्या हुआ, यहाँ पे आते हैं साइमन। देखो यहाँ पे कुछ पढ़ लेते हैं। देखो साइमन कमीशन की बात समझ लेते हैं। क्या हुआ था ना, आपको पता होगा कि एक आया था कमीशन उस समय भारत में 1919 में। 1919 के जो भारत शासन अधिनियम आया था उसमें कहा, इसी में ना प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। तो जो 1919 के भारत शासन अधिनियम आया था उसमें पारित होने वाले 10 वर्ष के बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो जांच करेगा कि भारत के उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने में स्थित हो गई है। देखो ये जो 2000 करते हैं 1919 वाला जो था ना, इन लोग का मकसद था ना कि एक सेल्फ गवर्नमेंट दिया, ये था, बहुत सारी बातें थी। फिर आयोग को नियुक्ति 10 वर्ष बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन में तत्कालिक जो कंजर्वेटिव सरकार ने था ना वो दो वर्ष पूर्व साइमन कमीशन जो भारतीय स्वाभाविक आयोग के नियुक्त कर 8 नवंबर 1927 को कर दी, क्योंकि उनको आशंका था कि 2 वर्ष बाद जो लेबर पार्टी की सरकार होगी ना, भारत समर्थक सदस्यों को वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। इन लोगों को डर था। तो फिर क्या हुआ, साइमन कमीशन, देखो साइमन कमीशन की नियुक्ति, साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यूट कोल्ट ने की थी। सर साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों में एक भी भारतीय नहीं थे, अर्थात सभी अंग्रेज थे, इसलिए इन्हें श्वेत कमीशन कहकर भी बहिष्कार किया गया। और इटली के एक सदस्य थे जो बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, एटली। फिर 27 दिसंबर 19